नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बलजीत सिंह दादूवाल ने एचएसजीपीसी के प्रधान महंत करमजीत को भेजा लीगल नोटिस। लीगल नोटिस के बाद दोनों के बीच बड़ा विवाद। अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद। नशा तस्कर को अदालत में किया पेश। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पीआरटी जेबीटी शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का किया धन्यवाद। शिक्षक बोले, आज तक नहीं बनी ऐसी ट्रांसफर पॉलिसी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान महंत करमजीत सिंह व पूर्व प्रधान रहे महंत बलजीत सिंह दादूवाल के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों जहां महंत करमजीत सिंह ने बलजीत सिंह दादूवाल पर 98 लाख रुपए की हेराफेरी के आरोप लगाए थे, वहीं अब बलजीत सिंह दादूवाल ने इन आरोपों को निराधार करार देते हुए महंत करमजीत सिंह को लीगल नोटिस भेजा है। दादूवाल की ओर से भेजे गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि लगाए गए आरोप निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इस संबंध में महंत करमजीत को 1 सप्ताह के दौरान माफी मांगनी होगी, अन्यथा वे कानूनी कार्रवाई करेंगे। उधर इस लीगल नोटिस के बाद सिख समाज में विवाद को लेकर और भी चर्चाएं बढ़ गई हैं। इस पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बाबा बलजीत सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में अपने ऊपर लगे आरोपों की जाँच कराने का अनुरोध किया है। दादूवाल ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर आरोपों की जांच कराने की मांग की है। अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो सजा दी जाए, नहीं तो आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह के एक सदस्य को 23 किलो 500 ग्राम सुल्फा और 2 किलो 600 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। उससे एक कार भी बरामद की गई है। आरोपित की पहचान हांसी के रहने वाले सतीश कुमार के रूप में की गई है। आज उसे अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विभिन्न जिलों से आए पीआरटी जेबीटी शिक्षक मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल का धन्यवाद किया। ट्रांसफर पॉलिसी के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल का आभार व्यक्त करने आए 2004, 2008, 2011 और 2017 बैच के पीआरटी जेबीटी सभी शिक्षकों ने बताया कि ये ट्रांसफर पॉलिसी बेहद अच्छी है। आज तक इतनी अच्छी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हमें स्थायी जिले अलॉट हुए हैं। सरकार ने इस ट्रांसफर पॉलिसी को तैयार कर कैबिनेट में इस पर मोहर लगाई है। ऐसा करके सरकार ने भलाई का काम किया है। वहीं इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि नई ट्रांसफर पॉलिसी का उद्देश्य छात्रों की शिक्षा को बेहतर करना है, साथ ही शिक्षकों की नौकरी में निष्पक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। वैश्य और ब्राह्मण समाज के प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने गुरुद्वारा श्री सुखमनी साहिब सेक्टर 7 में पहुंचकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णित मानस की जात सभ्य एके पहचानवों के संदेश को आत्मसात किया। अवसर था गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व को समर्पित समागम सभ्य साझीवाल सदायन के अंतर्गत गुरमत समागम का। उल्लेखनीय है कि इंटरनेशनल सिख फोरम व श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विगत 21 अगस्त से गुरमत समागमों की लड़ी शुरू की गई है, जो कि उन सभी संत भक्तों को समर्पित है जिनकी पवित्र वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। संत बाबा सुखा सिंह कार सेवा, संत गुरमीत सिंह डाचा, संत त्रिलोचन सिंह नानक सर सिंगड़ा, पद्मश्री जगजीत सिंह तरदी व करनाल की सभी गुरुद्वारा कमेटियों और सिख संस्थाओं के सहयोग से आयोजित हो रहे इन समागमों में आज का समागम वैश्य समाज में, जिनमें भगत त्रिलोचन व 5 ब्राह्मण संत भगत रामानंद, भगत परमानंद, भगत बैनी, भगत जयदेव व भगत सूरदास को समर्पित किया गया। गुरमत समागम में बीबी कमलजीत कौर व भाई इंद्रजीत सिंह के रागे जत्थों ने मधुर आवाज में गुरुबानी कीर्तन सुनाकर संगत को निहाल किया। तिगांव विधानसभा के गांव की समस्या को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और तिगांव से विधायक राजेश नागर द्वारा जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा कई गांव में यह जनसंवाद आयोजित किया गया। पहले जनसंवाद तिगांव के सरकारी स्कूल में किया गया, जिससे गाँव के लोगों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने गाँव की समस्याएं रखी और उसका समाधान करवाने के लिए कहा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोगों की एक एक कर सभी की समस्याएं सुनी और उससे जुड़े अधिकारियों को उसके समाधान के आदेश दिए। आज हमारा तिगांव विधानसभा का तिगांव गांव का जनसंवाद कार्यक्रम है। आज 5 गांव हैं। तिगांव विधानसभा राजेश नागर जी यहाँ से विधायक हैं, गोपाल शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष,
और सभी ब्लॉक समिति, सभी अधिकारीगण। तो मेरे एक ही पहला जनसंवाद है, जहाँ बिजली की है, सड़क की है, पानी की है, गली की है, लोगों की पेंशन की है। ये छोटी छोटी समस्या है जो लोगों की समस्या है, जहाँ सड़कों की, मार्केटिंग बोर्ड की, इस तरह की समस्या को जल्दी लोगों ने पंचायत में, दो बड़ी पंचायत गांव में, और दोनों पंचायतों ने की जो डिमांड है उस सबको पूरा करेंगे, और जो फिजिबल होंगी जल्दी से जल्दी इनको गति देने का काम करेंगे, और जो हमारे काम रुके हुए हैं उनको और तेजी के साथ करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर और भीड़ कम करने के लिए रेलवे प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ ट्रेनों के ठहराव बदल दिए गए हैं और रेलवे ने 9 और 10 सितंबर को ट्रेनों के आवागमन में भी बदलाव किया है, जबकि 9 सितंबर को 5 और 10 सितंबर को 2 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा 9 सितंबर तक 13 पैसेंजर गाड़ियों को रद्द किया गया है। 2 यात्री गाड़ियों के ठहराव में बदलाव किया गया है। इसके साथ यात्रियों की भीड़ को मैनेज करने के लिए 26 गाड़ियों के ठहराव में भी बदलाव किया गया है। ये सभी गाड़ियां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जगह बादरी रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। ये जानकारी रेलवे अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दी है। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा की मीटिंग किसान भवन करनाल में आयोजित हुई। मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेवा सिंह आर्य ने की। मीटिंग में किसानों की विभिन्न मांगों और समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेवा सिंह आर्य ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण किसानों को काफी नुकसान हुआ है। किसान नेता सेवा सिंह आर्य ने और किसानों ने मांग की है कि सरकार विशेष गिरदावरी करवाकर मुआवजा दे। बाढ़ के कारण किसानों के खेतों में जो रेत जमा हो गया है, सरकार किसानों को छूट दे कि किसान अपने खेतों से रेत को निकालकर खेतों को फसल योग्य बना सकें। किसानों की जो ये मीटिंग हमने आज बुलाई है, हमारी ये मासिक मीटिंग होती थी और स्पेशल हमने इस मीटिंग को बुलाया क्योंकि इस बार में प्रकृति द्वारा किसानों पर बहुत बड़े बड़े कहर ढाए हैं। कई बार बाढ़ें आई, कई एरिया में हमारा इतना नुकसान हो गया कि आज हमारे वहाँ ना खेत रहे हैं, ना ट्यूबवेल रहे हैं, ना उनके खंभे रहे हैं। वो लोग बेचारे बेघर हो गए हैं। मुख्य हमारी डिमांड यही थी कि भाई उन किसानों के जिनके किसानों के मतलब खेत पानी से बर्बाद हो गए, उनकी जीरी 2-2, 3-3 फेरी लग ली, उनकी गिरदावरी करवा करके स्पेशल सरकार उनको मुआवजा दे। उनके ट्यूबवेलों की जो कीमत है उसका मुआवजा दे, कनेक्शन का दे। और जो खेत में रेता चढ़ गया, जमुना के टूटने के बाद या गग्गर के टूटने के बाद या मारकंडा के टूटने के बाद, पूरे हरियाणा की मीटिंग है ये, उसमें जो रेता खेतों में बढ़ गया है ना, उस रेते को उठवाने के लिए सरकार स्पेशल छूट दे किसानों को कि वो अपने उस खेतों को ठीक कर ले और रेते को उठवा दे। यदि सरकार उस रेते को लेना चाहती है, ज़बरदस्ती करना ही चाहती है, तो किसान को उसका ठेका दे दे साल भर का, और साल भर के अंदर अंदर उसका खेत तैयार करके वो सरकार दे दे। ये हमारी मुख्य रूप से ये डिमांडें थी भाई, ताकि किसानों का भला हो सके। जो किसान बर्बाद हो गए उनका कुछ मिल सके, जिन किसानों की जीरी खड़ी खड़ाई ख़त्म हो गई उनको उनका मुआवजा मिल सके। दूसरी बात थी कि बिजली बोर्ड के कई फरमान आते हैं कि कई जगह बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो आम जनता को पागल समझ करके अपना एस्टिमेट कहीं को बनाते हैं और काम कहीं को चालू कर देते हैं। यदि किसी भी अधिकारी ने ऐसा गलत काम किया तो उसके खिलाफ भारतीय किसान यूनियन पुरजोर आंदोलन करेगी। हरियाणा में फिर से मानसून एक्टिव होने जा रहा है। बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवात के कम दबाव के क्षेत्र में बदलने से बारिश की आशंका बन रही है। बता दें कि लगातार हरियाणा और एनसीआर में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और दिन का पारा 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तेज गति से हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई है। इस समय अरब सागर से होकर पश्चिमी उष्ण आर्द्र हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से दिन के तापमान में उछाल और उमस भरी पसीने वाली गर्मी से आमजन को रूबरू होना पड़ रहा है। लेकिन जल्द ही हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली पर 6 से 9 सितंबर के दौरान आंशिक बादल छाने और पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों पर बिखराव वाली बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में आशा वर्कर्स की हड़ताल लगातार जारी है। पिछले काफी दिनों से आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर करनाल सिविल सर्जन कार्यालय के प्रांगण में धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष जता रही हैं। सीटू द्वारा भी आशा वर्करों का समर्थन किया जा रहा है। आशा वर्करों की मांग है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और 26,000 न्यूनतम वेतन आशा वर्करों को पक्का कर्मचारी बनाने, उनके मानदेय और प्रोत्साहन राशियों को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने,
उन्हें ईएसआई व पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट समेत सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ देने, अनुभव और योग्यता के आधार पर आशा वर्कर्स की पदोन्नति करने, सब सेंटर पर आशा के बैठने और सामान रखने की जगह सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को पूरा करने पर जोर देते हुए आशा वर्करों ने कहा कि यदि सरकार ने उनकी इन मांगों को पूरा नहीं किया तो वे 11 सितंबर के बाद आंदोलन को तेज करने का काम करेंगी। सर, हम अपने न्यूनतम वेतन को लेके बैठे हैं। जो हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये सरकार की गाइडलाइन के अनुसार तय किया गया है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता के रहते हुए आशा वर्कर यूनियन से 28 दिन के धरने के बाद भी कोई बातचीत नहीं की गई। सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई, सिर्फ वो भी 2 मिनट के लिए, सिर्फ आश्वासन मिला। हम हरियाणा सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप हठधर्मिता छोड़िए और ये हरियाणा की बेटियों से, आपके विधानसभा की बेटियों से बात कीजिए। आपके मंच के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि लगातार अब महिलाओं का सम्मान, जो लड़कियाँ पैदा हो रही हैं सिविल हॉस्पिटलों में, उनका सम्मान किया जा रहा है कि ये लड़की पैदा हुई है। हम हरियाणा सरकार को पूछना चाहते हैं कि यह बेटियां नहीं है हरियाणा सरकार की, जो बेटियां लगातार 28 दिन से धरने पे हैं, वो भी तो किसी की बेटी हैं जो पल भी गई है और पढ़ भी गई हैं। और हरियाणा सरकार ये चाहती है कि फ्री में आशा वर्कर से काम करवाया जाए, जो संभव नहीं है। आशा वर्कर अपने मानदेय की लड़ाई लड़ रही हैं और अनाप शनाप बयान हरियाणा सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं कि 19,600 रुपये आशा को दिए जाते हैं, जबकि आशा वर्कर को 4,000 रुपये मानदेय और कुछ इंसेंटिव बेसिस के कामों का दिया जाता है, जो कुल मिला के 7 और 8,000 के मिलता है। फरीदाबाद शहर की अलग अलग जगह पर पुलिस नाके लगा रही है। ये नाके रात 8 बजे से 12 बजे तक लगाए जाते हैं। शहर के अलग अलग चौराहों पर पुलिस के नाके, जिसमें गहनता से सभी गाड़ियों की जांच की जाती है ताकि कोई भी पेशेवर अपराधी पुलिस के चंगुल से निकलकर ना भाग सके। एसीपी साहब, लगातार पुलिस जो है रोड पर मुस्तैद दिखाई दे रही है और IMT चौक पर जो है वो नाका लगाकर पुलिस जो है गाड़ियों को चेक कर रही है। आज क्या उद्देश्य है जो नाके लगाए गए? आज नहीं, हम डेली ऐसे लगाते हैं लगातार। CP सर के आदेश है, जहाँ भी हमें दिखता है संदिग्ध कोई पता लगता है, जहाँ भी हमें अनुमान लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, उसको बकायदा चेक करते हैं। लगातार पुलिस जो है परेशानी न हो जी। और बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर इस तरीके की कोई गाड़ी में कोई सामान अगर मिलता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जो भी कार्रवाई बनेगी। पिंजौर ब्लॉक के टून क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग बद्दी रोड कर्णपुर से टांडा के मुख्य मार्ग से लही होकर कालका जाने वाली खस्ता सड़क की रिकारपेंटिंग का कार्य जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा ने विधि विधान के साथ नारियल फोड़कर किया। राष्ट्रीय राजमार्ग पिंजौर बद्दी रोड से कनेक्टेड सड़क की स्थिति काफी समय से खस्ता हालत थी। जगह जगह गहरे गड्ढों के कारण वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़कों के कार्य को शुरू करवाने पर क्षेत्रवासियों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और भाग सिंह दमदमा का आभार जताया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।